नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उनको कवर करेंगे, मौलिक अधिकारों को कवर कर जाएंगे डिटेल में, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं संविधान के। ये सब आपको इस सिंगल वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरे नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट्स हैं और साथ में मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारतीय संघ और उसके राज्यों के बारे में किस में उल्लेख था? भाग 1 में उल्लेख था। लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में बात करी थी। सवाल आएगा, भारतीय संघ से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 1 है। संबंधित आर्टिकल्स कौन से हैं? तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, अब इन आर्टिकल्स में क्या क्या बात कही गई है? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जो इंडिया होगा शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। किसमें यह बात कही गई है? आर्टिकल 1 में कही गई है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये नए राज्य के बनने से संबंधित हैं। अब नया राज्य 2 तरीके से बन सकता है, या तो भारत किसी दूसरे देश की कोई भूमि अपने कब्जे में कर ले और उसको अपना राज्य बना दे, या फिर जो राज्य हमारे देश में पहले से हैं उन्हीं की सीमा में परिवर्तन करके एक नया राज्य बना दे। तो उसके लिए हमारे पास 2 आर्टिकल हैं। नए राज्यों का प्रवेश, अगर हम किसी दूसरे देश में से या किसी नए राज्यों को भारत में मिलाते हैं तो वो बनेगा आर्टिकल 2 के तहत। ऐसे हमने सिक्किम को मिलाया था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आर्टिकल 2 के तहत उसे भारत का हिस्सा बनाया गया और भारत का राज्य बनाया गया। फिर है आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण। अगर हम किसी बड़े राज्य से उसको सीमाओं में परिवर्तित करके, उसकी सीमाओं में चेंजेस करके नए राज्य बनाते हैं तो वो काम होगा आर्टिकल 3 के तहत। जैसे यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, इसी प्रकार ये सब जो काम होते हैं कि देश के अंदर ही जो राज्य हैं उन्हीं में परिवर्तित करके नए राज्य बनाना, वो आर्टिकल 3 के तहत। तो भारत से किसी राज्य को लाना वो आर्टिकल 2 में है और अंदर ही नए राज्य को बना लेना वो आर्टिकल 3 में है। ठीक है, भारतीय संघ में कितने राज्य शामिल हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सवाल आता है भारत में कितने राज्य हैं? तो आप कहेंगे 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। राज्य के क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। जाहिर सी बात है, भारत में कानून बनाने की जो सबसे ऊंची संस्था है वो संसद है। तो किसी भी राज्य के क्षेत्र में, किसी भी राज्य की सीमा में या किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार भी किसको है? संसद को है। तो ये आपका संघ और उसका क्षेत्र है। किस भाग में है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल में क्या बात है, संघ में कितने राज्य हैं और इसमें परिवर्तित करने की शक्ति भी किसको है, वो भी हमने यहां पर देखा। अब बात करेंगे हमारे आज के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नागरिकता। नागरिकता को लेकर भी सवाल आता है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में इसका उल्लेख है। किस आर्टिकल में है? तो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होती है। अमेरिका में जैसा होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि अगर आप अमेरिका के किसी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य की अलग नागरिकता होगी और पूरे देश की अलग नागरिकता होगी। जैसे ही आप उस राज्य से अमेरिका में दूसरे राज्य में जाएंगे तो उस राज्य की फिर आपको अलग से नागरिकता लेनी होगी। तो वहां पर राज्य की नागरिकता अलग है और देश की अलग है। लेकिन भारत में कैसा है? भारत में पूरे देश में एक ही नागरिकता होती है। आपको यूपी की नागरिकता अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, उत्तराखंड की नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं, बस उतना ही यहां पर होता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अब भारत में नागरिकता से संबंधित जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं? सबसे पहला, नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है वो कौन सा अधिनियम है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम। यह आया था, लागू हुआ था 1955 में। इस अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीकों से भारत की नागरिकता आप खो सकते हैं।
पहले पाने वाला देख लेते हैं। जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र सम्मिलित होने पर। इन 5 तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। या तो आप जन्म से भारत के नागरिक हो, यानी आपका जन्म भारत में हुआ हो, या वंशानुगत हो, यानी आपके माता पिता में से कोई भारतीय रहा हो, पंजीकरण यानी आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं, देशीयकरण के द्वारा यानी कि एक निश्चित समय अवधि सरकार डिसाइड करती है कि इतने साल तक अगर आप भारत में रह गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, उसके माध्यम से, या क्षेत्र के सम्मिलित होने पर। जैसे भारत अगर किसी दूसरे क्षेत्र को कब्जा कर लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है, तो वहां के नागरिक ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है नागरिकता का परित्याग, यानी आपने खुद से ही नागरिकता छोड़ दी भारत की। ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्त की, आप किसी ऐसे कर्तव्यों में पाए गए जो देश विरोधी थे, तो आपकी देशीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और तीसरा है वंचित किए जाने पर, यानी आपसे आपकी नागरिकता ही छीन ली जाएगी। तो पाने के तरीके हैं 5 और खोने के तरीके हैं 3। नागरिकता को लेकर के ये वाले दोनों में आपके बहुत सवाल आते हैं कि किन किन तरीकों से पाई जा सकती है और किन किन तरीकों से खोई जा सकती है, कौन सा अधिनियम है, किस आर्टिकल में ये बात है, कौन से भाग में है और किस प्रकार की नागरिकता है भारत की, उसको हमने देखा। अब हम यहां पर बात करेंगे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को डिटेल में समझेंगे। हमारे संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे संविधान में टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, इनकी संख्या पूछी जाती है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? अब 6 हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो आप कहेंगे भाग 3, क्योंकि इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। जो ये भाग 3 है, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो हैं उनमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, तो भाग 3 है। इस भाग के अंदर आर्टिकल 12, 13 ऐसे 35 तक आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स में किसके बारे में बात है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जैसे मैंने आपको कहा। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, कहां से लिए हैं, सब हमने देखा। जो संपत्ति का अधिकार है, यह पहले एक मौलिक अधिकार था, यही हमारा 7वां अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ 1978 में और यह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। अब यह क्या? अब यह एक केवल कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था, अब वो एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा वाला हटाया है? अब आपको यह याद रहेगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो हमारे और दूसरे इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जैसे हमने कहा कि 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको लेकर सवाल आता है। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, इंग्लिश में भी हमने लिखा है ताकि आपको दोनों में हेल्प हो सके। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किस बारे में उल्लेख है? समानता का मौलिक अधिकार। जो दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा, वो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 से 24 तक। यानी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 किससे जुड़े हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 किससे जुड़े हुए हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 इसमें जुड़े हुए हैं। और फिर है 6ठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो रिट होती हैं वो जारी की जाती हैं। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस आर्टिकल में है, पूछ लेता है। जैसे कहेगा आपसे शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 23-24 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 से 22 तक। समानता का अधिकार किस में है? 14 से 18 तक। ठीक है, अब इन आर्टिकल्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार।
जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या बात है, किस प्रकार की समानता? सारे आर्टिकल समानता से जुड़े हैं लेकिन अलग अलग समानता। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी सबके लिए कानून बराबर होगा और सब कानून के सामने बराबर होंगे। यह बात किस में कही गई है? आर्टिकल 14 में कही गई है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 15। इसमें किस प्रकार की समानता है? इसमें यह कहा गया है कि धर्म के नाम पर, मूल के नाम पर, वंश के नाम पर, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पर आप लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते। सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो यहां पर इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह बात कही गई है। किसमें? आर्टिकल 15 में। फिर है आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, समता या समानता। ठीक है, तो लोक नियोजन यानी नौकरियों के मामले में, अवसर के मामले में सबको समान अवसर दिया जाएगा, सब बराबर होंगे। हालांकि इसमें अपवाद भी हैं जो आरक्षण यहां पर दिया जाता है, लेकिन सभी के लिए बराबर अवसर होंगे। यह बात किसमें है? आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 17। क्वेश्चन आता है संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करते थे, ये जो बड़े बड़े लोग होते थे वे धारण करते थे, लेकिन आर्टिकल 18 है हमारे संविधान में जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही आपको कोई उपाधि दी जा सकती है, बाकी सारी उपाधियों का अंत है। ठीक है, जो पद्म भूषण, भारत रत्न, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं इसी के तहत दी जाती हैं। उनके अलावा जितनी उपाधियां हैं सारी खत्म कर दी गई हैं। तो यह है आपका पहला मौलिक अधिकार जिसमें समानता का अधिकार है 14 से 18। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभेद किसमें प्रतिबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 15। सबके लिए समान अवसर किसमें है? आर्टिकल 16। सब कानून के सामने बराबर हैं, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 14। छुआछूत का अंत किसमें किया गया है? आर्टिकल 17। ऐसे सवाल बनता है। ठीक है, जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक आपके आते हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन बन जाता है किस आर्टिकल में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है? आर्टिकल 19, 19A, 19B, 19C, इस तरीके से, जिसमें आपको देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी आयोजन करने की स्वतंत्रता है, वो सब किसमें है? आर्टिकल 19 में है। ठीक है, इसी प्रकार जो आर्टिकल 20 ये भी स्वतंत्रता का अधिकार उसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई अगर अपराधी है उससे जुड़े हुए कुछ अधिकार हैं वो यहां पर बताए गए हैं। जैसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपराध एक बार किया और आपको अलग अलग कोर्ट या अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सजा दी जाए। एक अपराध एक सजा। ठीक है, दूसरा, अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपराध हो जाए उसके बाद सरकार कोई बड़ा कानून बना दे और फिर उस कानून के तहत उसको सजा दे। जब अपराध हुआ उस समय जो कानून थे उसी के तहत सजा का प्रावधान है। यह भी आर्टिकल 20 में कहा गया है। इसके बाद है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी अपराधी को। उसके ऊपर यह दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो खुद अपने बारे में गवाही दे। ठीक है, तो किस आर्टिकल में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है? अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 20। ठीक है, फिर है आर्टिकल 21। यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। यह भी मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जो हम कहते हैं कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में है। इस वाले आर्टिकल को ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है इसके तहत। ठीक है, 21
ए ये बाद में संविधान में जोड़ा गया, इसमें क्या प्रावधान है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी उन बच्चों का ये मौलिक अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों का कि उनको फ्री में शिक्षा दी जाए। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 21A में कहा गया है। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको जीने का अधिकार है। और 21A में क्या कहा गया है? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल 23-24 में है। इससे पहले स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित कुछ अधिकार हैं कि आपको ऐसे ही बंदी नहीं बना दिया जाएगा, कुछ अधिकार हैं आपके। जैसे हिरासत में अगर लिया जाता है किसी को तो आपको पूछने का अधिकार है कि किस वजह से लिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के सामने पेश करना होगा और पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि वो पूछे कि उसे क्यों लिया जा रहा है, उसको 24 घंटे के सामने किसी जज के सामने पेश किया जाए और उसे उसके पसंद के वकील से भी मिलने दिया जाए। यह भी कहा गया है किसमें? आर्टिकल 22 में। ठीक है, तो ये हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां पर इसे करेक्ट करना यह होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमने ऊपर देखा। इसमें आपके दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी मानवों का जो व्यापार होता है, मानवों को जो बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, जो लोगों को बेच दिया जाता है उस पर प्रतिबंध और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, यानी जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, बंधुआ मजदूर आपको नहीं बनाया जाएगा। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। जैसा आपने देखा होगा कई सारी फैक्ट्रियों में लगा रहता है कि 14 साल से कम के बच्चों का यहां पर काम करना मना है, तो 14 साल से कम के बच्चों को आप उनसे काम नहीं करवा सकते। ये बात किसमें कही गई है? 24 में कही गई है, आर्टिकल में, यानी कि जो बाल मजदूरी है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 23 में मानव व्यापार से जुड़ा है और जबरदस्ती काम करवाने से जुड़ा है, और 24 में बाल मजदूरी से जुड़ा है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते कारखानों में। ठीक है, तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का पालन करें, इसका आपको अधिकार है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 25 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी अगर आप कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको आजादी है, आप आयोजित कर सकते हैं, आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधाय से स्वतंत्रता, यानी जो टैक्स लगते हैं धार्मिक मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उनमें भी आपको छूट मिलेगी। ये बात कही गई है 27 में। और आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। पहली चीज तो ये कही गई है कि किसी भी स्कूल में, ये जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी विशेष धर्म को लेकर नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में ऐसा आयोजन भी होता है बाई चांस, तो आपको यह अधिकार है कि आप उसमें चाहे तो उपस्थित हो या तो ना हो, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आपको आना ही आना है यहां पर। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यह हमारे किसमें है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेसिकली आर्टिकल 32 में है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो रिटें होती हैं, याचिकाएं, रिट याचिकाएं, उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इन रिट को जारी करता है। ये किसमें है? आर्टिकल 32 में है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। किस वाले को? जो हमारा आर्टिकल 32 है। ठीक है, यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की शक्तियां प्रदान करता है। यानी आपका, जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर आपका होता है, जैसे मान लीजिए आपको बिना बताए गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार है पूछने का, लेकिन नहीं बताया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें यहां पे जारी करता है।
जो आपको ध्यान रखना है। उसके माध्यम से वो जो अधिकारी हैं उनको आदेश देते हैं कि आप इनको हमारे सामने प्रस्तुत करें, या अधिकारियों को वहां पर निर्देश देते हैं आप मौलिक अधिकारों का इनका पालन करें। ठीक है, अगला है हमारा जो टॉपिक वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी को लेकर के भी सवाल बन जाता है। डीपीएसपी का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डीपीएसपी को हमने किस देश के संविधान से लिया था? तो डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी में बेसिकली उन बातों को लिखा गया है कि जो उम्मीद की जाती है कि जो राज्य सरकारें हैं हमारी, केंद्र सरकार है हमारी, उनको लागू करेगी। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य बनाना। डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, मौलिक अधिकार में भी हमारी कुछ जरूरतें हैं, उनके बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति को क्या क्या मिलना चाहिए। डीपीएसपी में भी वही बताया गया है कि जैसे हमारे जो समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44 इसी में आती है, 36 से 51 तक है। पंचायतें बनाना वो भी इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 40 में। वन्य जीवों की सुरक्षा करना आर्टिकल 48 इसी में आता है। लेकिन अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे आर्टिकल 44 है, ये कहता है समान नागरिक संहिता, यूसीसी की बात करता है, लेकिन कई सारे राज्यों में लागू नहीं है। केवल उत्तराखंड में लागू है जहां पर अभी हुआ है, और गोवा में लागू है। बाकी राज्यों में नहीं है, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा सकती वहां की जनता। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को करवाया जा सकता है लेकिन डीपीएसपी को नहीं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। ठीक है, और डीपीएसपी के बारे में केटी शाह एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। बेसिकली इसमें जो जो बातें कही गई हैं कि आपको ऐसा ऐसा देना है, इसमें कहा गया है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन आप देने की व्यवस्था करेंगे, सभी को अच्छी हवा यहां पर मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, आप उसका प्रबंध करेंगे, सभी के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेंगे। ये सारी बातें डीपीएसपी में कही गई हैं, लेकिन राज्य उनको अपने अकॉर्डिंग करेगा। राज्य जो जो दे सकता है उसकी को देने की कोशिश करेगा। जबरदस्ती आप किसी भी राज्य से वो लागू नहीं करवा सकते। इसीलिए कहा गया कि एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा के अनुसार देगा। ठीक है, तो राज्य पर डिपेंड करता है वो देना चाहे या न देना चाहे। ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल की बात करें तो इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे 36 से लेकर 51 तक आते हैं, लेकिन फिलहाल दो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 39A, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। ये डीपीएसपी का पार्ट है। सरकार का उद्देश्य है इसे लागू करना, लेकिन जब सरकार को लगे उसके पास संसाधन है, वह इसे अब लागू कर सकता है तो वो कर देगा। ठीक है, और एक है आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन और स्वायत्त शासन की शक्तियां प्रदान करना, यानी ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ा है। तो कई सारे राज्यों में ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं, वो इसी के तहत हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी। इसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में है, आर्टिकल 51 क में है। हमने ऊपर देखा था, लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, रूस को पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, 42वें संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, इनको 1976 में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो समिति थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति ने सिफारिश करी थी मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। शुरुआत में 10 थे जब 1976 में जोड़े गए। इसके बाद 86वां संशोधन हुआ सन 2002 में और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा राज्य देने का प्रयास करेगा। 21A में यह कहा गया कि बच्चों का अधिकार है उनको मिले, और 11वें मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया तो यह कहा गया कि राज्य को यह प्रयास करना है कि उनको मिले। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है, यानी उनका अधिकार है वो पाना और राज्य की जिम्मेदारी है देना। यह बात यहां पर कही गई। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संविधान की हमारी तीसरी क्लास यहां पे कवर करी।
जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को देखा, डीपीएसपी को देखा, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को हमने डिटेल में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।